आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को जब हम लोग डीसी जनरेटर को डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, हिंदी में भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि डीसी जनरेटर को डिजाइन करते समय टर्न्स की संख्या की गणना कैसे करें। कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक डीसी जनरेटर डिजाइन कर रहे हो एज ए डिजाइनर हो, तो आपको कितने टर्न्स रखने पड़ेंगे जब आपने डीसी जनरेटर को बनाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। काफ़ी लोग इस एक मुझसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये लेक्चर मैंने तैयार किया है। ठीक, आई होप आपको अपने आंसर इस लेक्चर में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डीसी जनरेटर की, ठीक है, डीसी जनरेटर की अगर बात करते हैं तो डीसी जनरेटर आप डिज़ाइन करोगे क्यों? तो उसका एकलौता पर्पस होता है जनरेटेड वोल्टेज बनाने के लिए। यानी कि डीसी जनरेटर जब भी बनाया जाता है तो उसकी डिज़ाइनिंग में जो खास बात ध्यान रखी जाती है कि उसमें हमें डिज़ायर्ड वोल्टेज मिले। ठीक, डिज़ायर्ड वोल्टेज मिले। नाउ इसको मैंने पुराने लेक्चर में बताया हुआ है कि जो जनरेटेड वोल्टेज होता है ईजी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NP5Z डिवाइड बाई 60A। ठीक है, ये जिस लेक्चर मैंने बताया इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, तो ईजी का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई भी टर्न्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती है इस फॉर्मूले में। नाउ अब ये कैसे करेंगे तो इसको जरा देखते हैं। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला कह क्या रहा है? ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर आपने रेटेड वोल्टेज यानी सॉरी रेटेड स्पीड, अगर आपने रेटेड स्पीड और रेटेड फ्लक्स पे अगर आपने अपना जनरेटर का रोटर को रोटेट करा तो वहाँ पे आपको जनरेटेड वोल्टेज ईजी रेटेड वोल्टेज यानी जितने के लिए तुमने डिज़ाइन किया है वो वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। मतलब अगर आप डीसी जनरेटर डिज़ाइन कर रहे हो तो आपका एक एम होना चाहिए कि अगर ये जनरेटर रेटेड स्पीड जितने भी आरपीएम ने आपने स्पीड इसकी रेटेड प्लेट में दी हुई है और रेटेड फ्लक्स अगर दिया गया तो ये जनरेटर डिजायर्ड वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज जनरेट करना चाहिए। ये हमारा मेन एम होता है। नाउ अगर इस फॉर्मूले को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो Eg इक्वल टू NP5Z डिवाइड बाई 60A। इसके अंदर दो चीज़ों में हम इस फॉर्मूले को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, एक है एक्सटर्नली कंट्रोलेबल, ठीक है, और एक है इंटरनली कंट्रोलेबल। बहुत ध्यान से समझना। अगर एक्सटर्नली कंट्रोलेबल की बात की जाए तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नली यानी कि ऐसी चीज़ें, एक्सटर्नली कंट्रोलेबल वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको अगर आपने डीसी जनरेटर एक बार बना दिया है उसके बाद आपको कंट्रोल करना है। यानी कि यूज़र के एंड पे यानी कि फ्रेश प्रोडक्ट के एंड पे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक बार डीसी जनरेटर डिज़ाइन कर दिया तो हम जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं वो आती हैं एक्सटर्नल कंट्रोलेबल। यानी कि आफ्टर डिजाइनिंग क्लियर हो रहा है? यानी डिजाइनिंग के बाद जो कंट्रोल हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? तो एक है एन यानी कि तुम स्पीड कंट्रोल कर सकते हो डीसी जनरेटर की, दूसरा है फ्लक्स। ये दो चीजें आपके हाथ में होती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो डीसी जनरेटर की। ठीक है, नाउ अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पे इंटरनली कंट्रोलेबल की, तो इंटरनली कंट्रोलेबल कौन कौन सी चीजें होती हैं उनको देख लेते हैं। इसके लिए मतलब क्या हुआ, बिफोर डिजाइनिंग यानी कि डिजाइन करने से पहले, बिफोर डिजाइनिंग यानी कि अगर आप डीसी जनरेटर आपको डिज़ाइन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो सारी की सारी इंटरनली कंट्रोलेबल में आएंगी। इसमें कौन कौन से एग्जाम आ सकते हैं क्वांटिटीज़? एक आ सकता है नंबर ऑफ पोल्स का आप कंट्रोल कर सकते हो बनाने से पहले, देन नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड ए यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये तीन चीज़ें जो हैं ये आप डिज़ाइनिंग के टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक, तो हमारा जो मेन मुद्दा है, हम लोगों ने जो डीसी जनरेटर डिज़ाइन कर रहे हैं एक्सटर्नली कंट्रोलेबल के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुका हूँ कि स्पीड कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपको पता हैं। यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा है कि अगर हम लोग रेटेड स्पीड और रेटेड फ्लक्स देते हैं, रेटेड फ्लक्स देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपको रेटेड स्पीड और रेटेड फ्लक्स दिया जाए तो तुम्हें वोल्टेज जो है वो रेटेड वोल्टेज मिलना चाहिए। तो रेटेड स्पीड और रेटेड वोल्टेज जब दोगे तो आपने क्या करा, ये दोनों चीज़ें क्या कर दी, ये दोनों चीज़ें आपने कांस्टेंट कर दी। यानी कि हम लोग एक्सटर्नल कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिजाइनिंग की बात कर रहे हो तो आपको इंटरनली कंट्रोलेबल क्वांटिटीज के ऊपर ध्यान देना होगा। यानी कि ये तीन क्वांटिटीज को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल कंट्रोल की बात कर रहे हो तो आपको इंटरनली कंट्रोलेबल चीज़ों को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इसीलिए देखो इसका फॉर्मूला एक और होता है, मैंने लेक्चर में बताया, Eg इक्वल टू KN∅। याद होगा, ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार देखा है। इसमें जो K होता है इसके अंदर सारी सारी चीज़ें कांस्टेंट आ गई। ठीक है, तुम्हारा P, Z एंड A और 60, ये सारी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग K के अंदर रख देते थे। ये जो फॉर्मूला है यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है Eg इक्वल टू KN∅, ये फॉर्मूला आप जब यूज़ करेंगे जब आपको एक्सटर्नली कंट्रोलेबल में काम करना होगा।
ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप केवल तभी यूज करेंगे जब आपको एक्सटर्नल कंट्रोलेबल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना होगा या एक्सटर्नली कंट्रोल करना होगा डीसी जनरेटर को, ठीक, जो कि हम लोग मैक्सिमम केसेस में करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको ये एक्सटर्नल कंट्रोलेबल चीजों को कांस्टेंट लेना पड़ेगा और आपको इन 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इन 3 चीजों पर ध्यान दें तो जो हमारा फॉर्मूला है वो आपका बन जाएगा ईजी, ठीक है। ईजी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा किस किस के, एक आएगा जेड के नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स एंड ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक। अब यानी कि अगर आपको जनरेटर डिजाइन करना है रेटेड स्पीड और रेटेड फ्लक्स पे डिजायर्ड वोल्टेज देने वाला, तो उस केस में आपको वो 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक। नाउ अगर हम बात करें वाइंडिंग की तो 2 तरीके की वाइंडिंग मैंने आपको बताई थी। वाइंडिंग एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग, ठीक है। ये 2 तरीके की वाइंडिंग है। अब इससे क्या होगा, अगर आप लैप में जाते हो तो A इक्वल टू पी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों चीजों को हम लोग देख रहे हैं, A इक्वल टू पी हो जाएगा। तो ऐसे केस में E जो होगा यानी कि जनरेटेड वोल्टेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z के नंबर ऑफ कंडक्टर्स के, यानी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जितने लोग हैं उतना ही जनरेटेड वोल्टेज बनेगा, ठीक है। नाउ अगर बात कर लें वेव की तो वेव में A की वैल्यू 2 है, यानी कि ये क्या होगा, ये हो गया कांस्टेंट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और पोल्स अगर मान लेते हैं, पोल्स भी मैंने P पोल्स ले लिए, अगर आपने पोल्स कितने लिए, P पोल्स ले लिए, तो ये भी फिक्स हो गए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे अगर पोल्स को फिक्स कर दें, जितने भी हमें पोल लेने और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स कर दें, तो इन दैट केस अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो जनरेटेड वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स के, ठीक है। तो यानी कि देखो तुम चाहे लैप वाइंडिंग लो या वेव वाइंडिंग लो, जो जनरेटेड वोल्टेज की जो डिजाइनिंग है वो अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है, अल्टीमेटली आपका नंबर ऑफ कंडक्टर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो चाहे आप लैप पे जाओ चाहे वेव पे जाओ, अल्टीमेटली जो ईजी जनरेटेड वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा जेड के, अगर आपने लैप या वेव जो भी ली है उसमें नंबर ऑफ पोल को फिक्स कर दिया। अगर आपने पोल्स फिक्स कर लिए हैं तो ऐसे केस में ईजी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा जेड के। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, यानी कि अब हम लोग कहां तक आ चुके हैं, अब तक हमने जितना भी देखा है उस केस में हमने हमने ये निकाल लिया कि भाई जो जनरेटेड वोल्टेज होगा, रेटेड वोल्टेज जो हम चाह रहे हो बनाना, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा जेड के, यानी कि कंट्रोलेबल क्वांटिटी कौन सी रह गई, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर बात करें, आपने मेरा कॉइल साइड वाला लेक्चर भी देखा होगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कॉइल कुछ इस तरीके की होती है, जिसमें ये वाला क्या होता है, ये कंडक्टर 1 होता है, ये कंडक्टर आपका 2 होता है, और इस तरीके की बन के आपकी एक कॉइल, यानी कि ये कॉइल इस तरीके से आती है और ये हम कहते हैं सिंगल कॉइल इसको कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको उस लेक्चर में बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में हमने इसके डिस्कस करी थी। अगर एक सिंगल कॉइल की बात की जाए तो एक कॉइल के अंदर, यानी कि इसके अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कॉइल को। एक होता है नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि कॉइल साइड्स की बात कर लें, एक पैरामीटर ये होता है कॉइल का रिलेटेड। दूसरी टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एंड तीसरा, ठीक, तीसरी जो क्वांटिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक। तो अगर Z की बात करी जाए तो Z जो है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक। ये 3 चीज़ें जो हैं ये मिलके टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स को डिसाइड करती हैं, कॉइल साइड, टर्न्स और लेयर्स, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर बात कर ली जाए कि आपने कितनी कॉइल साइड ली हैं, कितनी टर्न्स ली हैं और कितनी लेयर ली। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ये मैंने सिंगल कॉइल के लिए बनाया था, तो एक चौथा क्वांटिटी और मैं डाल सकता हूँ उसमें, नंबर ऑफ कॉइल्स। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, एक कॉइल की बात कर रहा था मैं, नंबर ऑफ कॉइल्स। तो कितनी नंबर कॉइल ली हैं, उन कॉइल की कितनी कॉइल साइड्स हैं, उस कॉइल के अंदर कितने टर्न्स हैं, और उस कॉइल की कितनी लेयर्स आपने यूज़ करी हैं वाइंडिंग को बनाते समय जनरेटर की, ठीक है। नाउ अगर बात की जाए नंबर, हमारा जो मेन मुद्दा है वो है टर्न्स के ऊपर, इस पे धीरे धीरे आते हैं हम लोग। अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी कि Z जो है वो इन 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। सब कुछ मैंने लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर हम बात करें, यही सेम कॉइल ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये हर किसी भी कॉइल की अगर बात करोगे तो किसी भी कॉइल में 2 कॉइल साइड्स होती हैं, 2 कॉइल साइड्स होती हैं, ये फिक्स होता है। यानी कि किसी भी कॉइल में कितनी कॉइल साइड होंगी, 2 कॉइल साइड होंगी, एक लेफ्ट साइड, फॉर एग्जांपल दिस वन इज लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया, यानी कि ये इक्वल टू 2 है, ये हो गया फिक्स। नाउ लेयर की बात कर लें, ये लेक्चर मैंने जितना भी आपको बीटेक के सिलेबस की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग सिंगल लेयर से डील करते हैं, यानी कि लेयर की वैल्यू मैंने 1 रख दी, ये भी फिक्स हो गई, यानी कि ये भी कांस्टेंट हो गई, और कॉइल साइड भी फिक्स हो गई, ठीक। अब नंबर ऑफ कॉइल्स और टर्न्स, ये 2 चीज़ें वेरिएबल रह जाती हैं। तो अगर बात की जाए, अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो अगर सिंगल टर्न है, 1 टर्न की कोई कॉइल है, 1 टर्न सिंगल टर्न की एक कॉइल है, ठीक है, सिंगल टर्न की सिंगल कॉइल, ठीक। अगर सिंगल टर्न की सिंगल कॉइल की बात करी जाए तो देखो कुछ इस तरीके की वो दिखेगी आपको, तो देखो,
ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होंगे, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, यानी कि 2 कंडक्टर्स। ठीक ना, अगर बात कर ली जाए सिंगल टर्न की, सिंगल कॉइल, ध्यान से देखना, देखो एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया। ठीक, 2 कंडक्टर हो गए। अच्छा, कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये किस तरीके से 2 कंडक्टर हैं, क्या ये अलग होते हैं? नहीं। तो देखो ये क्या होते हैं, वायर का पार्ट है, यानी कि एक सिंगल वायर गया हुआ है कॉपर का, तांबे का एक सिंगल वायर हमने लिया है। इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आ जाएगा बैक साइड में, यानी कि ये किसी भी तरीके के फ्लक्स बनाने में हेल्प नहीं करता है, इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट्स के अंदर प्लेस करते हैं। इसके ऊपर अगेन मैंने लेक्चर जो बनाया उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ समझाई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये वाले हमारे 2 कंडक्टर इतना वर्क करेंगे, एक कंडक्टर 1 और एक कंडक्टर 2। तो अगर सिंगल टर्न की सिंगल कॉइल है तो 2 कंडक्टर। ठीक है, नाउ अगर बात की जाए यहाँ पे 2 टर्न्स वाली कॉइल ले लेते हैं, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कौन सी कॉइल है, तो भाई ये है तुम्हारी 2 टर्न्स की, 2 टर्न्स सिंगल कॉइल, एक ही कॉइल है और उसमें 2 टर्न्स हैं। ठीक है, सिंगल कॉइल। तो भैया इसके अंदर देखो कितने कंडक्टर्स हो गए, कंडक्टर कैलकुलेशन करें तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 हो गए। तो देखो यहाँ पे 4 Z इक्वल टू 4 कंडक्टर्स आ गए। ठीक है, कॉइल साइड कितनी भैया, कॉइल साइड यहाँ पे कॉइल साइड, अच्छा कॉइल साइड अगर निकालें तो कॉइल साइड देखो भाई कितने भी लोग हो जाएं, कॉइल साइड तो 2 ही रहेंगे ना, एक लेफ्ट रहेगी एक राइट रहेगी, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 2। देखो लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी कि 2 कॉइल साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड 2 कॉइल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमेशा 2 ही रहेगी कॉइल साइड। ठीक, तो यानी कि अगर हम फॉर्मूले कैलकुलेशन करें, एक जनरलाइज फॉर्मूला दे दें, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z इक्वल टू आ जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स यानी कितनी तुमने कॉइल यूज करी हैं इनटू, ठीक है, दूसरा आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल, यानी कि एक कॉइल के अंदर पर कॉइल, यानी पर कॉइल मतलब हर एक इंडिविजुअल कॉइल की बात हो रही है, वो कितने हैं इनटू, इनटू आपका कॉइल साइड्स, कॉइल साइड्स। क्लियर हो रहा है? तो देखो आप ये जो फॉर्मूला जो मुझसे हर बार पूछा जा रहा था, ये वो फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हो कि तुम्हें कितने कॉइल टर्न्स लेने पड़ेंगे एक सर्टेन वोल्टेज बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सर्टेन वोल्टेज डिजाइन करना है, ईजी जो भी आपको डिजाइन करना है, ठीक, तो उसके अंदर आपको अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कितनी कॉइल्स आपको जरूरत पड़ेगी, कॉइल टर्न्स की, सॉरी कॉइल टर्न्स, यही क्वेश्चन था एक्चुअल में कि कॉइल टर्न्स की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो भैया नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स जो होंगे, कॉइल टर्न्स वो इक्वल टू हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने तुम्हें चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाई कॉइल साइड जो कि हमेशा 2 रहेंगी, इनटू नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए, जो कि एक क्वेश्चन था मेरे जो पूछा गया था कि कितनी कॉइल टर्न्स की जरूरत, टर्न्स कितने होने चाहिए कॉइल के अंदर, सिंगल लेयर की, जो तुम सिंगल लेयर की सिंगल कॉइल ले रहे हो उसके अंदर कितने टर्न्स होने चाहिए, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज काम कर जाएगा। ठीक है, कॉइल टर्न्स इक्वल टू कितने कॉइल टर्न्स होने चाहिए, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जिनकी जरूरत है डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक, अब ये यानी कि अगर बात की Z कैसे निकालो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे Eg इक्वल टू NP5Z डिवाइड बाई 60A। ठीक है, यहां से तुम निकाल लोगे Z। ठीक, तो Z इक्वल टू निकल के आ जाएगा Eg इंटू 60A डिवाइड बाई NP5। यहां से आपका ये निकल के आ गया, ये वाला जो आया Z, यही Z इक्वल रखोगे इस वाले फॉर्मूले में, यानी कि Z, इस Z को डिवाइड कर दोगे डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ कॉइल्स, और ये आ जाएगा टर्न्स निकल के। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो यहां से Z निकालोगे और ये Z इस फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो टर्न्स और नंबर ऑफ कॉइल के अंदर आप खेल सकते हो। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक, नंबर ऑफ कॉइल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर है, जो आई होप ये आंसर आपको सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, ये बात रही जनरेटर की। अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा कि मोटर के अंदर कैसे डिजाइनिंग की जाती है, और उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी मशीन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल मशीन से या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस आप मुझे बताते रहें, और जो भी मुझे क्वेश्चंस की ज़्यादा डिमांड आएगी उन पर मैं लेक्चर बना के समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।